हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। आपका हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर स्वागत है। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर फर्मेंटेशन पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम फर्मेंटेशन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में विद क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक एमसीक्यूज। और आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में, राइट? ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। देखिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है भाई? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RQ। कैसे लिखते हैं? RQ एक रेशो होती है। क्या होती है? RQ रेशो होती है। किसकी रेशो होती है? ये रेशो होती है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कि कितनी CO2 का एवोल्यूशन यहाँ से हो रहा है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी कि कितनी ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कितनी CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है। इसका जो रेशो हमारे पास आता है, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अच्छा, ये रेशो कब का रेशो है? सपोज करो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। हमारे पास क्या है? एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। हम इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या करते हैं? हम इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। हम इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो तब हम देखते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है टू द कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ये जो रेशो निकल के आता है उस रेशो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 किसके लिए होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 किसके लिए होता है? ये 1 होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये 1 होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्लूकोज की। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसा होता है? C6H12O6। C6H12O6 है हमारे पास, ठीक है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, हम इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो फाइनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और यहाँ से टोटल कितनी एनर्जी निकलेगी? 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से निकलेगी, राइट। अब देखिए कार्बन कितने हैं? 6, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? 6। हाइड्रोजन आइटम कितने हैं? 12, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे 6। चेक करेंगे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन आइटम हो गए पूरे। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, कार्बन को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 लगा दो, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने ग्लूकोज का, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। हमने क्या किया? हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन किया। हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन की। तो जब हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन की तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या आता है? देखिए CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ? 6 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई? 6 मॉलिक्यूल। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो आया 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर ग्लूकोज कितना आया? 1, राइट। इसी प्रकार रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन किस केस में होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होगा, इन्फिनिटी। कैसे होगा, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज करके चलो हमने क्या बनाया, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और ग्लूकोज की हमने जब ऑक्सीडेशन की तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब नहीं होगी, यानी कि जब इथेनॉल बनेगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, तो दो बनेंगे इथेनॉल मॉलिक्यूल और दो बनेंगे हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कितनी निकलेगी, 59 किलो कैलोरी, 59 किलो कैलोरी, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो हुआ ही नहीं, केवल CO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आएगा, CO2 कितनी है, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, 0 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, 0 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास आंसर आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इनफाइनाइट, राइट। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन कब होती है, ये होती है सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए, फॉर सक्यूलेंट प्लांट्स। सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, मान के चलो हमारे पास 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और इनकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, मैलिक एसिड। इनकी ऑक्सीडेशन से बनेगा मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड है, प्लस इसके साथ बनेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल, और एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे, RQ की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, तो CO2 क्या है, 0 मॉलिक्यूल, CO2 क्या है, 0, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 मॉलिक्यूल। तो अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, क्लियर। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आ गया, 0, राइट। नेक्स्ट केस है हमारे पास, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू मोर देन 1 है, कितनी है, मोर देन 1। अगर मोर देन 1 की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उन एग्जांपल्स को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। सपोज करो हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड के लिए RQ की वैल्यू होती है 4, कितनी होती है, 4। अच्छा, ऐसे ही मैलिक एसिड के लिए RQ की वैल्यू कितनी होती है, 1.33। सिमिलरली सक्सिनिक एसिड के लिए RQ की वैल्यू होती है 1.14। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, भाई, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1। लास्ट जो हमारे पास केस आएगा वो क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू लेस देन 1, राइट। तो ये लेस देन 1 किसके लिए होता है, ये होता है जी फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ, आप वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में अंदर जो डेरिवेशन दे रखे हैं हम उस डेरिवेशन को भी समझेंगे। तो फैट्स के लिए होगा 0.7 और प्रोटीन्स के लिए होगा 0.9। अब देखिए, आप P को उल्टा कर दीजिए, 9 बन जाएगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि भाई P के लिए, प्रोटीन्स के लिए क्या होती है 0.9 और फैट्स के लिए क्या होती है 0.7। देखिए कैसे,
सपोज करो हमारे पास क्या है, ट्राईपाल्मिटिन। सपोज करो हमारे पास क्या है, ट्राईपाल्मिटिन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C51H98O6। हम इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, हम इसके क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल। जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका नाम क्या है, ट्राईपाल्मिटिन। क्या नाम है इसका, ट्राईपाल्मिटिन, ट्राईपाल्मिटिन, राइट। तो ट्राईपाल्मिटिन है, हम इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, राइट, एनर्जी निकलेगी। अब देखो जरा, कार्बन कितने हैं, 51 इंटू 2 102, 102। हाइड्रोजन कितने हैं, 98 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 98, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 145, क्या आएगा 145। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन देख ली ट्राईपाल्मिटिन की। अब हम RQ की वैल्यू देखेंगे तो RQ की वैल्यू क्या आएगी, CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 102 मॉलिक्यूल, कितने हैं 102, 102 मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.7। तो ट्राईपाल्मिटिन के लिए RQ की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 होती है, 0.7। और प्रोटीन्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटीन्स के लिए होती है 0.9। अब NCERT की एक छोटी सी लाइन है, उसको देख लेते हैं और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है, राइट। देखते हैं, NCERT बोलती है कि जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं और जो फैट्स होते हैं, अगर हमारे पास प्योर प्रोटीन और प्योर फैट है, प्योर प्रोटीन एंड प्योर फैट है, उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, नॉट डायरेक्टली यूज। एक सेकेंड, हम यहाँ पे नोट लगाएंगे, नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन रेस्पिरेशन। इसको हम डायरेक्टली रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ नहीं करते। पहले हम इनसे कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, पहले हम इनसे कुछ क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। जब कुछ इंटरमीडिएट बन जाएंगे तो वो इंटरमीडिएट इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एंटर करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन के अंदर जाएंगे। अब ये इंटरमीडिएट जो बने हैं ये रेस्पिरेशन पाथवे के अंदर एंटर करेंगे। प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी डायरेक्टली रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं करता। क्लियर, ओके। अब देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेशियो। यस, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोला जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व। क्या ऐसा होता है, क्या O2 को हम रिलीज करते हैं और क्या ऑक्सीजन को ऊपर रखा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, पहली सही है, सेकंड गलत है। ओके, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इज डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की RQ की वैल्यू डिफरेंट होती है। थर्ड भी सही है, तो आंसर आएगा बोथ 1 and 3, C इज द राइट आंसर। क्लियर। चूज द करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, चूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो पहला सही लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड टू द वॉल्यूम ऑफ इवोल्व, ऑक्सीजन को ऊपर लिख दिया, CO2 को नीचे लिख दिया, ये गलत हो गया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती, ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी भाई, इक्वेशन तो दी है ट्राईपाल्मिटिन की, लेकिन ये वैल्यूज गलत लिख दी। ये वैल्यूज यहाँ पे 31 नहीं आएगा, यहाँ पे 51 आएगा, यहाँ पे 28 नहीं आएगा, 98 आएगा। और यहाँ से जो RQ की वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, 0.7। What is the RQ if proteins are used as a respiratory substrate? अगर हम प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं तो RQ की वैल्यू क्या आती है, RQ की वैल्यू आती है 0.9, तो C इज द राइट आंसर। What is the RQ if carbohydrates are used as a respiratory substrate? अगर हम कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं तो R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी, यूनिटी यानी कि 1। सो A इज द राइट आंसर।
अब ये जो हमारे पास अगर क्वेश्चन बचे हैं बेटा, ये क्वेश्चंस RQ के नहीं हैं, ये क्वेश्चंस आपके रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर हैं। हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर रेस्पिरेटरी पाथवेज के बारे में फिर से बात करेंगे, तब हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। हाँ, एक छोटा सा और पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ठीक है। देखिए, हमारी जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे देखिए, एक एटीपी जो होता है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है? 8.1 किलो कैलोरी, 8.1 किलो कैलोरी। और हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में कुल कितने एटीपी बनते हैं? कुल बनते हैं 38 एटीपी। कितने बनते हैं? 38 या 36 बनते हैं या 38 बनते हैं। एनसीईआरटी 38 लिखती है, तो हम 38 की बात करेंगे। तो 38 एटीपी जब बनते हैं, 38 एटीपी जब बनते हैं, तो वहाँ पे कुल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 38 मल्टीप्लाई बाई 8.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 307.8 किलो कैलोरी। अब एक चीज़ देखेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, उसके पास कुल एनर्जी कितनी होती है? उसके पास कुल एनर्जी होती है 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी। अब एक ग्लूकोज के पास एनर्जी कितनी है? 686 किलो कैलोरी। लेकिन हमें टोटल एनर्जी मिली कितनी एटीपी के फॉर्म में? 307.8। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर जो टोटल एनर्जी थी, हम उस पूरी टोटल एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट नहीं करते। तो हम ग्लूकोज में से निकलने वाली टोटल जो एनर्जी है, ये वाली जो टोटल एनर्जी है, इसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट एनर्जी को यूज़ करते हैं? तो एनर्जी एफिशिएंसी अगर मैं आपसे पूछूं, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ आवर रेस्पिरेटरी पाथवे, हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे की एनर्जी एफिशिएंसी अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या आती है? वो आती है 307.8 डिवाइड बाई 686 इंटू 100। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 44.86%। यानी कि हम टोटल एनर्जी का केवल इतने परसेंट एनर्जी को ही, टोटल एनर्जी में से केवल इतने परसेंट एनर्जी को ही एटीपी बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में सारी की सारी 100% एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्लियर? इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा अच्छा काम करने का। हम आपको और अच्छा कंटेंट देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।